नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम राम कुमार वर्मा, जो हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार हैं, उनकी एकांकी एक तोला अफीम की कीमत का अध्ययन करेंगे। ये राम कुमार वर्मा छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि भी रहे हैं। ये आलोचक भी हैं और हिंदी एकांकी में इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इनका एक एकांकी है बादल की मृत्यु। वो एकांकी हिंदी के पहले एकांकियों में गिना जाता है। इसके अलावा जो इनके एकांकी हैं वो हैं पृथ्वीराज की आँखें, पृथ्वीराज की आँखें, चारुमित्रा, चारुमित्रा, रेशमिताई, सप्त किरण कौमुदी महोत्सव, सप्त किरण कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, रजत रश्मि, रिमझिम, विभूति और मयूरपंख। हिंदी की छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि और प्रख्यात आलोचक डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी एकांकी की शिल्प विधि को मांझा और उन्हें पाश्चात्य नाटकों के समकक्ष स्तर प्रदान किया। इन्होंने हिंदी एकांकी को स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित कर गति प्रदान की, उसको गरिमा प्रदान की। इन्होंने हिंदी एकांकी में अभिनव प्रयोग भी किए। डॉक्टर वर्मा का कवि रूप उनके एकांकियों में स्पष्ट रूप से झलकता है। सन 1930 में उन्होंने बादल की मृत्यु एकांकी विश्वविद्यालय के रंगमंच की दृष्टि से लिखा था, जिसने अपनी सफलता की छाप छोड़ी। डॉक्टर वर्मा पाश्चात्य शैली के एक लंबे दृश्य और अभिनयात्मक एकांकी के जनक हैं। उनके प्रमुख एकांकी हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पृथ्वीराज की आँखें, चारुमित्रा, रेशमिताई, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, रजत रश्मि, रिमझिम, विभूति और मयूरपंख। वर्मा जी के एकांकियों का आधार ऐतिहासिक और सामाजिक है तथा इनका मूल स्वर आदर्शवादी है। उनकी काव्यात्मक अलंकृत शैली के कारण आदर्शवाद और भी पुष्ट हो गया है। सामान्यतः उनके एकांकियों को दो भागों में बांटा जा सकता है: पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय दंपत्ति के बीच उठने वाले प्रेम संबंधी समस्याओं से संबंध एकांकी तथा दूसरे है ऐतिहासिक एकांकी। यद्यपि दोनों की विषय वस्तु भिन्न भिन्न है, लेकिन परिणति एक ही है, आदर्श की स्थापना। इसका मुख्य कारण है कि वर्मा जी एक छायावादी कवि हैं। उनके नारी चरित्र, अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक परिवेश में अपना नया व्यक्तित्व खोजते खोजते भी पुरातनता के केंचुल को नहीं छोड़ पाते। लेकिन उनके ऐतिहासिक एकांकी त्याग, उदारता, क्षमा, बलिदान, सेवा आदि आदर्शों को समाहित किए हुए हैं। इसे हम गांधी युग का प्रभाव कह सकते हैं, लेकिन इस प्रभाव में राष्ट्रीय संदर्भों का अभाव है। आरंभ, कौतूहल, संकलन त्रय, चरम सीमा आदि वर्मा जी के एकांकियों में देखे जा सकते हैं। आपकी रंग सूचनाएं विस्तृत, व्यापक और चित्रमय होती हैं। उपक्रम और उपसंहार आपके शिल्प के नए प्रयोग हैं। एक तोला अफीम की कीमत। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के सामाजिक एकांकी हैं, जिसमें उन्होंने समाज में व्याप्त दहेज की समस्या और समाज में दहेज के लोभी लोगों का वास्तविक चित्रण किया है।
प्रस्तुत पात्र मुरारी के पिता की अफीम की एक दुकान है। उनके पास अफीम बेचने का लाइसेंस है, किंतु वे दहेज लोभी हैं और अपने पुत्र मुरारी का विवाह एक अनपढ़ लड़की से करना चाहते हैं, केवल दहेज के लिए। यह मुरारी को स्वीकार नहीं है। जब उसके पिता अफीम लेने अन्यत्र जाते हैं तो मुरारी आत्महत्या करने का निर्णय लेता है। उसकी दुकान में पिता 1 तोला अफीम है जिसे खाकर वह आत्महत्या कर सकता है। वह उस तोला अफीम की गोली बनाता है और उसे खाकर आत्महत्या करने की योजना बनाता है। लेकिन तभी एक सुंदर युवती आती है जो मुरारी से अफीम देने का अनुरोध करती है। वह बहाना बनाती है कि उसकी दादी बीमार है और वो हर अफीम खाकर ठीक हो सकती है, क्योंकि वह अफीम खाने की अभ्यस्त है। मुरारी समझ जाता है कि युवती झूठ बोल रही है। वस्तुतः वह युवती भी आत्महत्या करने के लिए अफीम खरीदने आई है, क्योंकि उसके पिता के पास दहेज देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। वह अपने पिता को इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए आत्महत्या करना चाहती है। वह मुरारी को अपनी मंशा बता देती है। मुरारी उसे हरण की एक गोली दे देता है जिसे युवती अफीम समझकर खा लेती है, पर काफ़ी देर होने पर भी उस पर अफीम की गोली का असर नहीं होता। उसे संदेह होता है। मुरारी उसे सच बता देता है, पर भी उस अफीम का जब असर नहीं होता तो दोनों में परस्पर बातचीत होती है। दोनों के पिता परस्पर परिचित भी हैं। मुरारी को लगता है वह युवती से विवाह कर सकता है। युवती हरण की कीमत देने का प्रस्ताव करती है तो मुरारी कहता है कि कीमत तो मिल गई, क्योंकि उसे युवती मिल गई। यही एकांकी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस एकांकी में दहेज की समस्या से जूझ रहे 2 युवा मनों की पीड़ा को बड़ी सूक्ष्मता से उभारा गया है। दोनों ही आत्महत्या करने पर उतारू है, पर दोनों ही बच जाते हैं क्योंकि वे परस्पर मिल जाते हैं। एकांकी में जिस प्रकार तनाव का चित्रण है उसे मंच पर सफलतापूर्वक अभिनीत किया जा सकता है। एकांकी के संवाद बेहद रोचक है। आइए अब एकांकी का अध्ययन करते हैं। एकांकी के जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं मुरारी, मोहन, ये बीए पास है, नए विचारों का लड़का है। लाला सीताराम अफीम के व्यापारी का पुत्र है। इसकी उम्र है 21 वर्ष। कुमारी विश्वमोहिनी, एनी बेसेंट कॉलेज में सेकेंड ईयर की छात्रा है। उम्र है 18 वर्ष। और रामदीन और जाखू। रामदीन सीताराम का नौकर है। उम्र है 40 वर्ष। और जोखू है एक चौकीदार। जैसा कि इसके पात्रों से ही पता चलता है कि पूरा एकांकी पूर्णतः अभिनय है, क्योंकि इसमें पात्रों की संख्या बहुत ही कम रखी गई है। समय रात के 10 बजे के बाद। लाला सीताराम की दुकान, उसी में एक सजा हुआ कमरा, एक बड़ा टेबल, उस पर कागज़, दवात, कलम आदि सुसज्जित है। टेबल के आसपास 2-3 कुर्सियां रखी हैं। बगल में एक बेंच जिस पर कारपेट बिछा हुआ है। दीवार पर 2-3 फोटो लगे हुए हैं, जिसमें एक मकान के मालिक सीताराम का, दूसरा उनकी पत्नी का जो अभी संसार में नहीं है। दोनों के बीच में श्री लक्ष्मी जी का चित्र लगा हुआ है। अब ये भी बात ध्यान देने वाली है, दोनों के बीच में श्री लक्ष्मी जी का चित्र है। दाहिनी ओर एक साइन बोर्ड है जिसमें लाला सीताराम अफीम के व्यापारी लिखा है। दीवार पर कुछ ऊंचाई से एक क्लॉक टंगी हुई है जिस पर 10:15 हुए हैं। ये सब चीज़ें जुटाना आसान है अभिनेता की दृष्टि से। क्लॉक के बगल में कैलेंडर है जिससे तारीख का अंदाज़ा हो रहा है किस समय की बात है। मुरारी मोहन लाला सीताराम का लड़का है। नए विचारों में पूर्ण रीति से रंगा हुआ। वह इसी वर्ष बीए में पास हुआ है। उम्र है 21 वर्ष। देखने में सुंदर, साफ कमीज और धोती पहने हुए हैं। टेबल पर बिखरे हुए कागज ठीक करने के बाद वह कुर्सी पर बैठकर अखबार देख रहा है। चिंता की गहरी रेखाएं उसके मुख पर देखी जा सकती है। वह किसी समस्या के सुलझाने में व्यस्त मालूम देता है। 2-1 बार अखबार से नजर उठाकर दीवार की ओर शून्य में देखने लगता है। मुरारी एक क्षण अखबार की ओर देखकर नौकरों को पुकारते हुए, रामदीन। रामदीन बाहर आकर, सरकार।
रामदीन का प्रवेश घुटनों तक, धोती गंजी पगड़ी पहने हुए, वह बातूनी है लेकिन समझदार है, आकर नम्रता से खड़ा हो जाता है। मुरारी कहता है, रामदीन बाबूजी जाते वक्त कुछ कह गए हैं? रामदीन हाथ जोड़कर, कोई खास बात नहीं सरकार, कह गए थे मुरारी भैया को देखते रहना, तकलीफ ना हो। नहीं तो रामदीन तुम जाने ऐसन कहत रही सरकार। मुरारी लापरवाही से, ऐसा कहा हंसकर। मुझे क्या तकलीफ होगी? रामदीन, कब आने को कहा है? रामदीन कहता है, सरकार परसों शाम के कहा है, बहुत ज़रूरी काम है, नहीं तो काहे जाते सरकार। मुरारी, परसों आएंगे? कौन तारीख है? कैलेंडर की ओर देखता है, 15 जुलाई। ठंडी सांस लेकर, खैर। रामदीन कहता है मुरारी को चिंतित देखकर, सरकार जल्दी काम खत्म हो जाए तो जल्दी आ जाए, कोई बात है सरकार? मुरारी लापरवाही से, कोई बात नहीं। बाबूजी गए किस लिए है तुम्हें मालूम है? रामदीन कहता है हाथ झुलाकर, ए लो सरकार, आप लोग ने जाने, हम गरीब मनई सरकार के काम को क्या समझे। हाँ, कहत रहे कि अफीम अब बढ़ाई गई है, गाजीपुर से नवा कारोबार चालू भवा है, यही बरे जाना पड़ गवा। अब ये वो स्थानीय भाषा बोल रहा है, पात्र के अनुकूल भाषा है और प्रसंग के अनुकूल भाषा है। चूँकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अपनी जो मातृभाषा है वो उसी में बात कर रहा है। ऐसा यथार्थता के लिए, पात्रानुकूलता के लिए भी जरूरी है। मुरारी कहता है, मुझसे तो बातें ही न हो सकी, मैं समझा किसी से कुछ तय करने के लिए गई हैं, मेरी आजकल कुछ ज़्यादा ही फिक्र मालूम होती है। रामदीन, काहे न होए सरकार, अब आपे तो है, और कौन है सरकार? मुरारी, अच्छा। घड़ी की ओर देखकर, रामदीन अब जाओ तुम, 10 बज चुके हैं। रामदीन, सरकार हमका तो हुक्म है यही दुकान में सोना सरकार। मुरारी, नहीं जी, तुम घर जाओ, मैं तो हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं अकेला ही सो जाऊँगा, किसी का डर है क्या? और फिर चौकीदार तो है ही। रामदीन, सरकार नाराज होएंगे सरकार, मैं यहीं पढ़ रहूँगा। मुरारी, क्यों, क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है?